हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के शेयर के बारे में। दोस्तों, एलआईसी का शेयर जब से मार्केट में लिस्ट हुआ तब से लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। और जितना हाइप एलआईसी के शेयर का आईपीओ के टाइम पे बनाया गया था, उसके मुकाबले तो शेयर ने 10% भी रिटर्न नहीं बना के दिए। इस वीडियो में हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से एलआईसी का शेयर मार्केट में लिस्ट होते हुए धड़ाम से गिरा, और जानेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। और जानेंगे कि क्या करंट टाइम में शेयर के अंदर हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर सेल आउट कर देना चाहिए। तो काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ आया था तकरीबन 918 रुपये के ऊपर कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, और तब से लेके अब तक कंपनी का शेयर 24% तक गिर चुका है। यानी इन्वेस्टर्स करंट टाइम में अच्छे खासे लॉस के ऊपर बैठे हैं जो करंट टाइम में इस शेयर के अंदर इन्वेस्टेड हैं। सबसे पहले बेसिक रीजन की बात करें जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली मार्केट में लिस्ट होते ही, तो वो रीजन है वैल्यूएशन। एक्चुअली में जब कंपनी का आईपीओ आया था ना, तो जो फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर या फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ऑलमोस्ट सभी के ऊपर ये बताया गया था कि शेयर की जो वैल्यूएशन है ना वो काफ़ी अच्छी है, फेयर है। बट जब मार्केट में शेयर लिस्ट हुआ तब हमें पता चला कि एलआईसी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो अराउंड 130 था। जब कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, तब भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो है वो 130 का था। और जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनका जो इस सेक्टर के अंदर जो प्राइस टू अर्निंग चलता है अराउंड 70 के करीब चलता है। तो माने मोटा मोटा ऑलमोस्ट डबल के करीब जो है एलआईसी का प्राइस टू अर्निंग था जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और करंट टाइम में जो मार्केट के अंदर नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, जिस कंपनी की भी वैल्यूएशन ज़्यादा थी उनकी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आपने नोटिस किया हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। इसका बेसिक रीज़न यही है कि कंपनियां बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, और यही हुआ एलआईसी के साथ। हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ और करंट टाइम में 25% के करीब गिर चुका है। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन है कंपनी के शेयर में गिरावट का। दूसरा, अब बात करते हैं कि कंपनी आने वाले 4 से 5 सालों में कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है और कौन कौन से मुझे बेसिकली इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स लगे जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी जैसा कि बेसिकली एक रिटेल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। उसमें सबसे पहले रीज़न की बात करें तो एलआईसी की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 8% के करीब है, जबकि इसके पीयर की किसी भी कंपनी की सेल जो इससे ज़्यादा है। यानी अपने सेक्टर में सबसे कम सेल ग्रोथ है एलआईसी की। देखो, हमें ना एज ए इन्वेस्टर सोचना है। अगर मैं बात करूं एज ए पॉलिसी होल्डर या फिर अगर मैं पॉलिसी लेना चाहूं एलआईसी की, तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इससे बेस्ट कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन जब हम एज ए इन्वेस्टर सोचते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। ये बात आपको अपने माइंड में जरूर याद रखनी है। अभी सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल अगर जाने तो 60% से ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, एक बिग जाइंट कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक तो ये है कि जो एलआईसी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें वो अराउंड 1 से 2% है, जो कि अपने सेक्टर की हर कंपनी से बिल्कुल कम है। क्योंकि कंपनी का बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है, वो जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं उनको काफ़ी बड़ा मार्जिन जो है जाता है, जो भी नए मतलब कस्टमर लाते हैं इंश्योरेंस वाले, ये तो सबको पता है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम होती ना कंपनी के अंदर तो कंपनी फिर भी ज़बरदस्त परफॉर्म करती। क्यों करती वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मान लो 1% भी कंपनी मार्जिन लेती है, और इतनी बड़ी एलआईसी कंपनी है, आई थिंक इंडिया की मार्केट में लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों के अंदर आती है। अगर ये 1% मार्जिन को भी अगर अच्छी जगह यूटिलाइज करती, अच्छी कंपनियों में इस पैसे को लगाती, अच्छे फंड्स में लगाती, तो इस 1% से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि एलआईसी एक पीएसयू कंपनी है,
और जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट जहां चाहे इन कंपनियों के पैसे लगवा सकती है, क्योंकि ये बेसिकली जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। LIC के आप अगर शेयर होल्डिंग चेक करेंगे ना, तो आधे से ज्यादा तो डेट फंड्स में पैसे लगे हुए हैं। और ऐसी कंपनियों में जो भी कंपनियां डूबती हैं, उन्हें जिन्हें सरकार बचाती है, जैसे कि अभी PNB बैंक का एक टाइम पे हुआ था और यस बैंक का एक टाइम पे हुआ था, बड़ा स्कैम सामने आया था। तो उन सब को जब सरकार बचाने की कोशिश करती है ना, तो LIC जैसी कंपनियों को ही उनके स्टेक खरीदने पड़ते हैं। यानी ऐसी जगह कंपनियों को मजबूरी में पैसा लगाना पड़ता है, LIC जैसी कंपनी को, जहां एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर। यानी एक तो मार्जिन्स बहुत कम है, दूसरा जो मार्जिन्स हैं भी उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ऐसे रिटर्न नहीं दे सकती जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं। और एक और बड़ा कंसर्न जो इस कंपनी के अंदर है, अगर आप देखें कंपनी का जो IPO आया था तो उस टाइम पे तकरीबन 3.5% के करीब LIC ने अपना होल्डिंग्स बेची थी। और उसी से आपने देखा हो कितनी ज्यादा लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर सोख ली थी कंपनी ने, क्योंकि बहुत बड़ा IPO आया था। लेकिन अभी भी आप नोटिस करें तो 96.50% करंट टाइम में गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है। हालांकि इसके ऊपर जो बेसिक रूल है वो नहीं लागू होते कि एक साल के अंदर 75% होल्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मोटा मोटा मान लो आप 3 से 5 साल के अंदर तो कंपनी को अपनी होल्डिंग 75% करनी ही पड़ेगी। और अगर 96% में से 75% आप क्लियरली घटाएंगे तो 21% के करीब होल्डिंग आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट अपनी घटाने वाली है। तो जब भी होल्डिंग घटेगी, मार्केट से लिक्विडिटी जाएगी और शेयर बैड परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा। ये एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है आने वाले 4 से 5 सालों के लिए और एक 15 से 20% का रिटर्न एनुअली चाहते हैं, तो आई थिंक वो इससे पूरा होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई डेट के अंदर है कि माने से ग्रोथ ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगी। जितना रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आके एक्सपेक्ट करता है ना, उससे काफी कम करेगी, ये श्योर है। लेकिन अब बात करें कि क्या करंट टाइम में शेयर को बेच देना चाहिए, तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। क्योंकि करंट टाइम में अगर हम देखें LIC का जो शेयर है वो बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट दे रहा है पिछले 10-15 दिन से। यानी शेयर जो है वो काफी हद तक गिर के सेटल हो चुका है। जब भी बुल रन आएगा तो इस शेयर के अंदर भी जरूर हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंपनी उस टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस करती ही है। तो उस टाइम पे शेयर के अंदर से एग्जिट लेने में काफ़ी फायदा है। और अगर आप अपने कैपिटल को सिर्फ बचाना चाहते हो कि थोड़ा बहुत 5-10%, 12% का अगर रिटर्न हमें कंपनी दे दे बिना रिस्क के, तो वही अच्छा है, तो ये कंपनी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन इस चैनल पे हम बेसिकली उन्हीं शेयर्स के बारे को प्रेफर करते हैं जो हाई ग्रोथ हों, जो एटलीस्ट 20 से लेके 25% के CAGR के रिटर्न बना के दे, ताकि एक रिटेलर इन्वेस्टर जिस उम्मीद से शेयर मार्केट के अंदर आता है वो तो एटलीस्ट पूरी हो ही सके। और करंट टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी आप देख रहे हो वोलेटिलिटी है, शेयर काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं। तो उसको देखते हुए करंट टाइम में इसके अंदर से एग्जिट करने में फ़ायदा नहीं है। LIC एक सेफ स्टॉक है बेसिकली। तो अभी तो करंट टाइम में इसमें इन्वेस्टेड रहने में काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन जब भी बुल रन आए, आपका प्राइस आ जाए, जो 20-25% की गिरावट LIC के अंदर देखने को मिल रही है, वो आपका पैसा रिकवर हो जाए, तो इससे शिफ्ट हो गए फिर आप अच्छे हाई ग्रोथ शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस कंपनी का समझ में आ गया होगा। आपका इस कंपनी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर किसी भी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो ला देंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट विद संजय को
सब्सक्राइब करें।